तो देखो आज के क्लास में वेब ऑप्टिक्स के अंदर जो हम लोगों का मेन प्रोसेस है, जो हम लोगों को पार्ट डिस्कस करना है, दैट इज फर्स्ट वन इज कॉल्ड हाइजेंस प्रिंसिपल, और सेकंड में हम लोग स्नेल्स लॉ का प्रूफ करेंगे। पूरा का पूरा जो रे ऑप्टिक्स था वो स्नेल्स लॉ के यूज पे बेस्ड था, रिफ्रैक्शन। हम तो एक ही चीज बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्शन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप कोई भी रिफ्रैक्शन पढ़िएगा स्नेल्स लॉ के बगैर होगा नहीं, लेकिन कहीं भी रे ऑप्टिक्स में उसका प्रूफ नहीं था। उसका प्रूफ एक्चुअली आपको इस वेब ऑप्टिक्स के अंदर करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल, ये हाइजेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है? स्टेटमेंट सुनिए, अभी आपको लिखना पड़ेगा, बाद में आपको यहां समझ में आएगा। पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद अगर किसी को लगता है कि अभी तक ये नहीं समझे तो पूछ लेना। हाइजेंस प्रिंसिपल एक ऐसा मेथड है जो प्राइमरी वेवफ्रंट के शेप के बेसिस पे सेकेंडरी वेवफ्रंट का शेप ड्रॉ करने का मेथड बताता है। अब आप फंस गए कि सर प्राइमरी वेवफ्रंट किसको कहते हैं, सेकेंडरी वेवफ्रंट किसको कहते हैं। कभी भी अगर कोई फेनोमेनन हो रहा है वहां पे अगर तुम गौर से देखोगे तो जैसे मान लो लाइट ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो लाइट अगर इधर जा रहा है तो ये पहला जो वेवफ्रंट आपको दिखाई दे रहा है इसको प्राइमरी कहें, इसके बाद जिसको आप बनाए सेकेंडरी है, इसके बाद किसी को बनाइएगा तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी है। मतलब पहले जो आप ड्रॉ कर रहे हैं उसको प्राइमरी बोलेंगे और जो उसके बाद ड्रॉ कर रहे हैं उसको सेकेंडरी बोलेंगे। तो हाइजेंस प्रिंसिपल आपको ये सिखाता है कि प्राइमरी वेवफ्रंट के शेप को देख के आप अगला या सेकेंडरी वेवफ्रंट कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल आपको कहता क्या है? प्रिंसिपल के कहने का मतलब है कि किसी भी प्राइमरी वेवफ्रंट के ऊपर जितना भी पॉइंट्स है वो सब एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करता है। वो सब एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करता है। प्राइमरी वेवफ्रंट के ऊपर जितना भी पॉइंट्स है वो सब एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करता है। चलो एक बनाते चलते हैं, तब आपको समझ में आएगा। अभी नोट नहीं कीजिएगा, हम आपको पहले लिखाएंगे तब आप नोट कीजिएगा। सपोज यहां एक बल्ब है, इस बल्ब से रे ऐसे निकल रहा है, इस बल्ब से रे ऐसे निकल रहा है। किसी क्षण मान लीजिए ये है इसका प्राइमरी वेवफ्रंट, ये है इसका प्राइमरी वेवफ्रंट। अब आप लोग हाइजेंस प्रिंसिपल के एप्लीकेशन से इस प्राइमरी वेवफ्रंट के ऊपर हम लोग सेकेंडरी वेवफ्रंट बनाएंगे। तो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि प्राइमरी वेवफ्रंट के ऊपर जितना भी आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहा है सबका सब पॉइंट सोर्स की तरह काम करता है, सबका सब पॉइंट सोर्स की तरह काम करता है, पॉइंट सोर्स की तरह काम करता है। अब पॉइंट सोर्स है भाई, तो वो भी तो अपना आगे की तरफ वेवफ्रंट्स बनाएगा, आगे की तरफ। किसी प्राइमरी वेवफ्रंट पे पॉइंट सोर्स जो आप मानते हैं वो आगे की तरफ जो वेवफ्रंट्स बनाता है उसको वेवलेट्स कहते हैं। वेवलेट्स मतलब ये वाला भी बनाएगा वेवलेट्स, ये वाला पॉइंट भी बनाएगा वेवलेट्स, ये वाला भी पॉइंट बनाएगा वेवलेट्स, ये वाला भी पॉइंट बनाएगा वेवलेट्स। सर पीछे क्यों नहीं बना रहे हैं? लाइट कभी पीछे थोड़ी ना आता है भाई, लाइट हमेशा आगे चलता, पीछे नहीं आता, इसलिए हम इसको वेवफ्रंट नाम देने से बच रहे हैं, हम इसको वेवलेट्स बोल रहे हैं। वेवलेट्स हमेशा आगे चलता है। आगे किस स्पीड से चलता है? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। उस मीडियम में जो स्पीड है लाइट का, उस स्पीड से वेवलेट्स आगे बढ़ता है। चलिए, अभी तक क्या था कि प्राइमरी वेवफ्रंट के ऊपर मौजूद जितना भी पॉइंट्स है सब मेरा एक इंडिपेंडेंट पॉइंट सोर्स की तरह काम करता है जो अपना अपना वेवलेट्स बनाता है। ये सारा वेवलेट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है विथ स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब मान लीजिए जैसे आपको सेकेंडरी वेवफ्रंट का शेप बनाना है, आप क्या करें, जो वेवलेट्स आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक इनवलप बनाएं।
लाइन का बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इन्वलप का, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है। तो आप जो वेवलेट्स के ऊपर इन्वलप ड्रॉ करेंगे, आप जो वेवलेट्स के ऊपर इन्वलप ड्रॉ करेंगे, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसको हम लोग सेकेंडरी वेव फ्रंट के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, इसके आगे बनाना हुआ तो यही काम इस पे मौजूद पॉइंट्स को लेके आप कर दो सर, उसके आगे फिर उसको लेके आगे बढ़ जाओ। तो हर प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर मौजूद हर एक पॉइंट एक इंडिपेंडेंट पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करता है, जो खुद का वेवलेट्स बनाता है। वो वेवलेट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है विथ स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, विथ स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। किसी भी क्षण उन वेवलेट्स के ऊपर जो आप टेंजेंशियल इन्वलप ड्रॉ करेंगे, वो आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट का शेप देगा। चलो एक और फिगर देख लो। मान लो जैसे हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है, ये है प्राइमरी वेव फ्रंट। अब प्लेन वेव फ्रंट है तो तुमको पता है रेज ऐसे जाएगा। इस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जितना भी पॉइंट्स तुम मार्क करना चाहो मार्क कर लो, जितना भी पॉइंट्स मार्क करना चाहो मार्क कर लो। वो सब इंडिपेंडेंट पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा और सब अपना अपना वेवलेट्स बनाएगा। हम लोग इसको पकड़िए, देखिए इसका वेवलेट्स, फिर इसको पकड़िए, देखिए इसका वेवलेट्स, फिर इसको पकड़िए, इसका वेवलेट्स देखिए। अब आप किसी भी क्षण जब आप सेकेंडरी वेव फ्रंट का फिगर बनाना चाहते हैं, आप इसके ऊपर एक टेंजेंशियल इन्वलप ड्रॉ कीजिए। दिस इज सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट है। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि हाइजेंस प्रिंसिपल में होता क्या है? यस सर। चलो थोड़ा स्टेटमेंट लिख लो, फिर उसके बाद दोनों फिगर बना लेना। लिखो हाइजेंस प्रिंसिपल में, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड, this principle is used to draw the shape of, this principle is used to draw the shape of secondary wave front, to draw the shape of secondary wave front on the basis of primary wave front, on the basis of primary wave front. पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, all the points, according to this principle, all the points which are lying on primary wave front, all the points which are lying on primary wave front behaves like independent point source, behaves like lying on all the points which are lying on primary wave front, all the points which are lying on primary wave front behaves like independent point source, behaves like independent point source which create its own wavelets, which create its own wavelets. First stop. These wavelets moves in forward direction. These wavelets moves in forward direction with the speed of light in that medium. With speed of light in that medium.
with the speed of light in that medium. Full stop. Tangential envelope drawn on these wavelets at any instant. Tangential envelope drawn on these wavelets at any instant gives the shape of secondary wavefront, at that instant, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Gives the shape of secondary wavefront at that instant. आवाज आया ना? सब कोई क्लियर ना? सुन लिए? सब लिखे? Yes, sir. चलो ठीक है। ये दोनों फिगर आपको बनाना पड़ेगा। जब स्कूल में आएगा हाइजेंस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करें तो आपको स्टेटमेंट लिख के ये फिगर्स बनाना है, ठीक है? ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, घर में आराम से बैठ के बनाना। सबसे इजी होता है क्या ना, इन पॉइंट्स को पकड़ना और वेवलेट्स ड्रॉ करना, और इक्वल नंबर के वेवलेट पे टेंजेंशियल एनवेलप बनाइएगा। ऐसा नहीं कि इसका चौथा नंबर लीजिएगा, इसका तीसरा, तो टेढ़ा हो जाएगा। 4 4 4 3 3 3 10 10 10 जितना भी लेना इक्वल लेना, ठीक है? सर क्या वो इक्वल लेने बोले सर? नहीं समझे? हम बोल रहे क्या ना कि ये जो वेवलेट्स आप बनाइएगा ना तो सब में इक्वल बनाइएगा। मतलब इसमें 4 बनाए हैं ना तो इसमें भी 4 बनाइए, इसमें भी 4 बनाइए, उससे टेंजेंट ठीक आता है। ऐसा नहीं कि एक में 4 बनाए एक में 3, और इक्वल स्पेस में ही बनाइएगा, किसी को छोटा बड़ा नहीं कीजिएगा, सबको इक्वल बनाइएगा। ओके ओके सर। और सर, हाँ बोलो ना। वो सर बनाएंगे उसी पॉइंट पे ना जो लाइन पे है सर? हाँ हाँ, उसको लेने से फायदा है, नहीं तो तुम बना तो कहीं भी सकते हो, लेकिन इन 3 पॉइंट लोगे ना तो बहुत आराम से बन जाता है। ऐसा मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तुम्हारा भी हो जाएगा। 2-4 बनाओ ना, ठीक है? ठीक है सर। हाँ ठीक, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहे हैं। हो गया? यस सर। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग वेव थ्योरी, या फिर तुम बोलो हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल या फिर वेव थ्योरी से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ कर रहे हैं। पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमको पता है, ये कम यूज का है। आपसे 80% चांस है कि रिफ्रैक्शन पूछा जाएगा, स्नेल्स लॉ पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है सब कुछ बताना। तो पहले आप रिफ्लेक्शन देख लो, फिर रिफ्रैक्शन देख लेना। रिफ्रैक्शन का लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब एक प्लेन में होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी सेम। तो हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी सेम उसको प्रूफ करने जा रहे हैं बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल या वेव थ्योरी, ठीक है? जरा गौर करना। ध्यान से देखो, मान लो जैसे हमारे पास ये एक मिरर है, प्लेन मिरर है। फिगर ध्यान से देखिएगा, नहीं तो बाद में नहीं समझ में आएगा। हम अभी आपको बोल रहे फिगर ध्यान से देखिएगा, नहीं तो बाद में नहीं समझ में आएगा। मान लो तुम्हारे पास एक प्लेन वेव फ्रंट इसके ऊपर गिरा है, ये प्लेन वेव फ्रंट गिरा है, ये प्लेन वेव फ्रंट गिरा है।
जो प्लेन वेव फ्रंट गिरा है आप उसके लिए ऐसे पैरेलल लाइंस बना सकते हैं कि हाँ भाई पैरेलल रेज इसके ऊपर गिरा है। बोलो ठीक है। अब देखिए आप इस पॉइंट को ए लिख लीजिए, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट डी है। ये है मेरे पास एम नाम का इंसिडेंट वेव फ्रंट। एम क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब देखो यहां पे इंसिडेंट वेव फ्रंट एक एंगल बनाया, ये आई है, ये 90 माइनस आई, फिर से ये आई होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कीजिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कीजिए। जितने एंगल पे ये आया है उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगा, लौटेगा। कैसे लौटेगा भाई? तो वो देख लो, हम एक कलर बदल के रिफ्लेक्टेड रेस को दिखा रहे, कलर बदल के रिफ्लेक्टेड रेस को दिखा रहे। सो देखो ध्यान से, यहां से रे रिफ्लेक्ट हुआ, ये रे यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, ये रे यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, ये सब रे ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ। जब ये रेज रिफ्लेक्ट हुआ, जब ये रेज रिफ्लेक्ट हुआ तो इन रेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, एन क्या है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, एन है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। देखो ए पॉइंट यहां था, यहां पहुंच गया ए डैश, बी पॉइंट यहां था, टक्कर यहां हुआ, यहां पहुंच गया बी डैश, और डी पॉइंट यहां था, टक्कर यहां हुआ, ये हो गया डी डैश। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। एम क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। टक्कर होने के बाद एन क्या है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। एन यहां लिखा हुआ है, दिख रहा है ना आपको? एन यहां लिखा हुआ है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट पे 3 पॉइंट हम लोग चुने हैं, ए, बी एंड डी। सर सी क्यों ने लिए? सी से स्पीड ऑफ लाइट दिखाएंगे। ए रिफ्लेक्ट होके पहुंच गया ए डैश पे, बी रिफ्लेक्ट होके पहुंच गया बी डैश पे, और डी रिफ्लेक्ट होके पहुंच गया डी डैश पे। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक, आइए अब यहां देखिए ध्यान से। नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल आर है, तो आप देखिए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का भी ये एंगल आर बचेगा, ये 90 माइनस आर। ठीक है, इस पॉइंट को एक नाम दे दो पी। अब जो बोल रहे हैं बहुत ध्यान से समझना। बी पॉइंट को पकड़िए और बी डैश तक जाने का समय निकालिए। बी पॉइंट को बी डैश तक जाने का टाइम निकालना है। टाइम टेकन बाय बी to reach B dash, time taken by B to reach B dash, that time will be equals to distance by velocity. डिस्टेंस कितना कवर किया? BP प्लस PB डैश। डिस्टेंस कितना कवर किया? BP प्लस PB डैश। और किस स्पीड से कवर किया? स्पीड ऑफ लाइट से। तो डिस्टेंस बाय स्पीड दैट इज टाइम। समझ में आ रहा सबको? क्लियर है ना? यस सर। अब देखो आगे, ध्यान से देखो। क्या हम लोग बीपी को लिख सकते हैं एपी का साइन आई? ये एंगल आई है। बीपी को आप लिख सकते हैं एपी का साइन आई, और पीबी डैश को आप लिख सकते हैं पीडी डैश का साइन आर, पीडी डैश का साइन आर, एंड ऑल डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। फिर से आ जाइए यहां भाई। सो योर टाइम विल बी इक्वल्स टू एपी साइन आई प्लस, गौर करना, पी डी डैश, पी डी डैश, पी डी डैश को लिख सकते हैं ए डी डैश माइनस एपी, ए डी डैश माइनस एपी, ए डी डैश माइनस एपी, आगे है साइन आर, ऑल डिवाइडेड बाय सी स्पीड ऑफ लाइट।
So this time will be equals to AP sin I plus AD dash sin R minus AP sin R all divided by C speed of light. दो जगह AP है उसको कॉमन लो, AP को कॉमन ले लिए, sin I माइनस साइन R प्लस AD डैश साइन R डिवाइडेड बाई C प्लस AD डैश साइन R डिवाइडेड बाई C। यहां तक किसी को कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम देख लो, शुरू से कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम, कहां साइन लिए, कहां R लिए, कहां माइनस किए, देख लो अच्छे से। सही है? यस सर। अब चलिए एक लॉजिक का बात करते हैं। इंसिडेंट वेव फ्रंट पे ए बी और डी था, ए बी डी और नहीं था, लाखों लाख पार्टिकल था, लाखों लाख पार्टिकल है, जो अभी हम लोग पीछे हाइजेंस थ्योरी में पढ़े कि प्राइमरी वेव फ्रंट पे ऊपर हर एक पॉइंट, क्या वो सब का सब सेम टाइम में इस रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट पे पहुंचेगा? नो सर। इक्वल टाइम में पहुंचेगा आदित्य बाबू। हम लोग यही तो अभी पीछे सीखे थे कि प्राइमरी वेव फ्रंट का जितना भी पॉइंट है, कोई भी अगर उसका इसी का अगर आप सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाएंगे तो सब एकदम सेम टाइम में वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, सेम टाइम में पहुंचेगा। हम सेम पाथ के लिए बात नहीं कर रहे, हम सेम डिस्टेंस के लिए बात नहीं कर रहे, हम बोले सबको समय सेम लगेगा। डिस्टेंस अलग हो उससे हमको क्या मतलब, हम तो टाइम का बात कर रहे हैं। सबको इक्वल टाइम लगेगा। जैसे मान लीजिए हम यहां हैं, मेरे बॉडी पे बहुत सारा पॉइंट्स है, अब हम मैं ना हाथ ऐसे रखें, अब हम मैंने यहां से चल के यहां जाएंगे तो मेरे बॉडी का हर पॉइंट इक्वल टाइम में यहां पहुंचेगा, ये नहीं कि वो पीछे रह जाएगा, मेरा हाथ पीछे रह जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। समझ पा रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर। जितना भी पॉइंट्स हमारे इंसिडेंट वेव फ्रंट पे है ना, वो सब सेम टाइम में रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट पे पहुंचेगा। जैसे मेरे बॉडी का जितना पॉइंट्स अभी तुमको यहां दिखाई दे रहा है, सब इक्वल टाइम में यहां पहुंचेगा। इन्हें कि मेरा सर का बाल एक पीछे रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो टाइम है वो इस P पॉइंट से फ्री होना चाहिए। फ्री होने का मतलब है P पॉइंट बीच में है कहीं, इससे P को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। P यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, टाइम तो सेम आएगा। इसी चीज को दिमाग में रखते हुए इस P पॉइंट को हटाया जाता है। याद रखना, हम जो अभी आपको बोले हैं वो हम आपके कॉपी पे लिखा देंगे। आप यहां पे ना कम से कम 3-4 पॉइंट्स ऐसे जगह छोड़ के रखिएगा। ठीक है, कहना ये चाहते हैं कि टाइम जो है वो AP पॉइंट से फ्री होना चाहिए, टाइम को P पॉइंट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब साइन I और साइन R का वैल्यू दोनों मिलके 0 हो। ठीक है, दिस इज पॉसिबल भाई कब? दिस इज पॉसिबल अगर साइन I माइनस साइन R का वैल्यू 0 हो जाए, साइन I का वैल्यू साइन R के बराबर हो जाए, या फिर I और R आपस में बराबर हो जाए। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? यस सर। सब कोई फिर से देखो, तुमको कंफ्यूजन यहां हो सकता है। हम आपको एक बात लॉजिकल बताना चाहते हैं कि जितना भी पॉइंट्स हमारे इंसिडेंट वेव फ्रंट पे है, सब एक साथ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट पे पहुंचेगा। तो अगर सब पॉइंट एक साथ ही रिफ्लेक्टेड वेव पे पहुंच रहा है, तो चाहे आप बीच में कहीं से भी उसको रिफ्लेक्ट कराइए, इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे आप यहां से रिफ्लेक्ट कराइए, चाहे आप यहां से रिफ्लेक्ट कराइए और कहीं और से रिफ्लेक्ट कराइए, P से उस टाइम को कोई मतलब नहीं है। तो अगर P से उस टाइम को कोई मतलब नहीं है,
तो ये टाइम जो है वो P से फ्री होना चाहिए, AP नहीं होना चाहिए इसमें। ये तभी पॉसिबल है जब ये टर्म 0 हो, 0 से मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा। 0 से मल्टी इक्वल कर दिए, I इक्वल्स टू R। इज दिस क्लियर? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और यहां जो लिखना है वो हम आपको बोल देते हैं, लिखा देते हैं, आप इसको मैनेज कर लीजिएगा जब नोट्स बनाइएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से, एक बार ध्यान से देखिए, 2 मिनट अच्छे से देखिए, कहीं डाउट है पूछ लीजिए। लिखो यहां पे जो जगह खाली उसमें लिखना, देखो all the points which are lying on incident wavefront ब्रैकेट में लिख दो M, कैपिटल M, ब्रैकेट क्लोज, will reach reflected wavefront, will reach reflected wavefront, ब्रैकेट में लिखो N, at same time, will reach reflected wavefront, ब्रैकेट में N, at same time, N at same time. So this time taken by any point on incident wavefront, this time taken by any point on incident wavefront to reach reflected wavefront, this time taken by any point on incident wavefront to reach reflected wavefront must be independent from variable point P, must be independent from variable point P. आगे आपके पास लिखा है यहां पर, this is possible if sin r minus sin r equals to 0, I equals to r, which is law of reflection. I equals to r, which is law of reflection. अच्छा देख लिए, कहीं कोई डाउट किसी को? बोलो बोलो। Some must be reflected. क्या बोले थे? must be free from any variable point P, यही बोले थे ना, must be free from any variable point P, must be independent from. हाँ ठीक है, must be independent from any variable point P. ओके ठीक, देख लो कहीं कोई डाउट? अब हम लोगों को लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करना है, विच इज मच मोर इंपॉर्टेंट कंपैरिजन टू दिस वन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, Snell's law, by using wave theory, या आप समझ ही रहे हैं हाइजेंस प्रिंसिपल। वेव थ्योरी या हाइजेंस प्रिंसिपल के एप्लीकेशन से हम लोगों को लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या स्नेल्स लॉ का प्रूफ करना है। फिर से ध्यान लगाइए डायग्राम पे, डायग्राम मिस नहीं होना चाहिए, वही सब कुछ है। यह है तुम्हारे पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऊपर में रेज इसके ऊपर ऐसे मान लो पैरेलल रेज इसके ऊपर ऐसे गिरा है,
और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करता हुआ बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल ऐसे बेंड होके इधर से निकल गया, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होके ऐसे निकल गया। ठीक है, ये पॉइंट्स है आपके पास। अब देखो, आप इसको रेस में बना चुके हैं ताकि आप वेव फ्रंट्स ड्रॉ कर सके। इंसिडेंट वेव फ्रंट इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर, ये रहा इंसिडेंट वेव फ्रंट एम। एम क्या है भाई? तो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, एम है इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ये है आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड रेस के नॉर्मल, ये एन है। एन इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, ऐसा ये है आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये सामने है आपके पास रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। फिगर समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। सॉरी, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, यह है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और यह आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। आई है 90 माइनस आई होगा, फिर ये आई होगा, आर है 90 माइनस आर होगा, फिर से ये एंगल आर होगा। चलिए कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। दिस पॉइंट इज ए, ये आपका बी और फिर यहां है डी। ए पहुंचा यहां ए डैश पे, बी पहुंचा यहां बी डैश पे और डी पहुंचा यहां डी डैश पे। बीच में एक पॉइंट है पी। फिर से आप लोग तैयार हो जाइए वो टाइम निकालने के लिए जो बी को लगा है बी डैश तक पहुंचने में, वो टाइम निकालने के लिए जो बी को लगा है बी डैश तक पहुंचने में। टाइम टेकन बाय B to reach B dash, टाइम टेकन बाय B to reach B dash। B को B dash तक पहुंचने में कितना समय लगा? चलिए उससे पहले थोड़ा एक और काम कर ले रिफ्रैक्शन के लिए। ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, करेक्ट है ना? ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये रिफ्रैक्शन का काम। अब यहां देखो जो टाइम लगा है वो कितना है, तो बीपी और उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, फिर है पी बी डैश और इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। ये लाइन समझे सब कोई? बीपी इसमें लाइट का स्पीड और फिर पी बी डैश इसमें लाइट का स्पीड। क्लियर हो रहा है सबको? ये समझा? बीपी ऊपर वाले में लाइट का स्पीड होगा स्पीड ऑफ लाइट बाय μ1, पी बी डैश नीचे वाले में होगा स्पीड ऑफ लाइट बाय μ2। याद कीजिए, आप एकदम जब रे ऑप्टिक्स पढ़ना स्टार्ट किए थे आपको बताया गया था कि किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट होता है c बाई म्यू। एकदम रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन जब पढ़ना आप स्टार्ट किए थे तो इसका स्पीड हो गया c बाई μ1 और इसके अंदर स्पीड हो गया c बाई μ2। सो टाइम विल बी इक्वल्स टू, ये ऊपर गया। एक मिनट, हमको लग रहा है ना कि हम c लिखना कहीं भूले नहीं ना पिछले वाले डेरिवेशन में। नहीं ठीक ठीक है, c है, नहीं भूले नहीं है यार। ठीक है, रखे। हाँ यहाँ
तो ये हो गया μ1 BP बाई C प्लस μ2 PB डैश बाई C. Then T will be equals to μ1 BP. BP को क्या लिख सकते हैं? AP का साइन आई, AP साइन आई बाई C प्लस μ2 PB डैश को लिख सकते हैं PD डैश का साइन R, PD डैश का साइन R और डिवाइडेड बाई C. So time T will be equals to μ1 AP sin I by C plus μ2 PD dash. PD dash can be written as AD dash minus AP. AD dash minus AP और फिर है sin R और नीचे है C. So T will be equals to μ1 AP sin I by C plus μ2 AD dash sin R minus μ2 AP sin R और इस पूरे में C नीचे. जरा गौर करो, AP दो जगह फिर से आ गया, इसमें भी AP है और इसमें भी AP है, तो इन दोनों जगह से AP वाले टर्म को कॉमन लो. टाइम T विल बी इक्वल्स टू AP कॉमन और C भी नीचे लिख लीजिए कॉमन. देखिए μ1 साइन I माइनस μ2 साइन R और प्लस जो बच गया है μ2 AD डैश साइन R बाई C. कहानी फिर से उसी मोड़ पे खड़ा है, फिर से वही सब स्टेटमेंट रिपीट होना है. जो भी पॉइंट्स मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट पे था वो सब सेम टाइम में इस रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट पे पहुंचेगा, वो सब सेम टाइम में इस रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट पे पहुंचेगा. अब अगर वो सब सेम टाइम में रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट पे पहुंच रहा है तो टाइम बीच के किसी पॉइंट से जो वेरिएबल है उससे इंडिपेंडेंट होगा और बीच का पॉइंट फिर से P है. यहां वाले को जितना समय लगेगा इसको भी उतना ही लगना चाहिए, इसको भी उतना ही, तो P का कोई मतलब है ही नहीं. फिर से कहानी वहीं आके रुकी हुई है कि ये टाइम जो है वो AP से इंडिपेंडेंट हो और AP से इंडिपेंडेंट करने का मतलब इस टर्म को जीरो करो. ये जो आपको यहां से यहां तक का टर्म दिखाई दे रहा है इसको आपको जीरो करना है. जैसे ही आप इसको जीरो करेंगे, जैसे ही आप इसको जीरो करेंगे μ1 sin I μ2 sin R इज इक्वल्स टू जीरो आएगा. मतलब μ1 sin I इज इक्वल्स टू μ2 sin R, या आप लिख सकते हो sin I बाई sin R इज इक्वल्स टू μ2 बाई μ1. दिस इज स्नेल्स लॉ जो आप एकदम फर्स्ट क्लास से जैसे ही आप रिफ्रैक्शन पढ़ना स्टार्ट किए थे आप इसको स्टार्ट किए. तो sin I बाई sin R इज इक्वल्स टू μ2 बाई μ1. ये है आपका प्रूफ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पीछे वाले स्लाइड को ला रहे हैं, आप देखिए उसको ध्यान से, अच्छे से देखिए. 2 मिनट समय है, अच्छे से देखिए. इसके बाद कोई बड़ा चीज बचा नहीं, इसको जीरो कर देना, आ जाएगा आंसर. लेकिन इसको अच्छे से समझिए. कहीं भी डाउट है बोलिए, फिर हम स्टेटमेंट लिखाएंगे. यहां तक नोट करने के बाद, यहां तक नोट करने के बाद, यहां तक नोट करने के बाद नीचे लिखना, लिखना ऑल द पॉइंट्स. बोलो. हेलो सर. बोलो सर ये तक सिर्फ नोट करेंगे और दूसरा स्लाइड यार लिख लो ना, उसके बाद बदल देंगे. लिख लेना, लिखो ऑल द पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन, all the points which are lying on incident wave front will reach
will reach refracted wave front, will reach refracted wave front at same time, will reach refracted wave front at same time, will reach refracted wave front at same time. So time taken by points on incident wave front, time taken by points on incident wave front must be independent from any variable point such as P, any variable point such as P any variable point such as P. Full stop. This is possible if हो गया दीक्षा यहां तक? यस सर। अब जब हम इफ लिखा दिए ना, उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? सर डन। ठीक। ये है तुम्हारे पास सारा का सारा डिस्कशन। आई होप सो कोई डाउट तो नहीं होगा, सब कुछ क्लियर ही है। ठीक है, यहां तक आपका कुछ थ्योरेटिकल टर्म था। इसके बाद जो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके नाम से ही वेव ऑप्टिक्स आप पढ़ना स्टार्ट किए थे। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। अब यहां से जो तुम डिस्कशन करोगे ना, उसका एक मेजर सेक्शन, मतलब वेव ऑप्टिक्स बोलने से है ना, जैसे हम आपको कोई चैप्टर का नाम बोलते हैं तो आपको एक टॉपिक एकदम दिमाग में बना रहता है कि हाँ ये। उसी तरह जैसे ही आप वेव ऑप्टिक्स का नाम लेते हैं, आधा से ज्यादा पॉइंट्स उसका या क्वेश्चंस उसका इंटरफेरेंस पे बेस्ड होता है। ठीक है, अब देखिए इंटरफेरेंस एक्चुअली ऐसा मत सोचिएगा कि अभी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे खत्म हो जाएगा। ये कम से कम अगला 2 से 3 क्लास चलने वाला है, तो 2 से 3 दिन का आपका एक तरह से क्लास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए और चीजों को समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले इसमें एक बेसिक टॉपिक ऐड करना है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ फेज डिफरेंस। बहुत ध्यान से समझना भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ फेज डिफरेंस। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो ट्रांसवर्स वेव की तरह सर्व करता है। कुछ भी नया नहीं है, आपको ईएम वेव में भी पढ़ाया गया, लाइट में भी बार बार बोला जा रहा है कि लाइट is electromagnetic wave having transverse nature। चलो बढ़िया है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके पास ट्रांसवर्स नेचर है। अब जरा गौर करना, मेरे पास 2 सोर्स है, एक सोर्स S1 है और एक सोर्स S2 है। एक सोर्स S1 है और एक सोर्स S2 है। अब आप एक पॉइंट चुने हैं
आप एक पॉइंट चुने हैं P जो S1 से जितने डिस्टेंस पे है S2 से भी उतने ही डिस्टेंस पे है, और ऐसे केस में S1 से वेव निकला और S2 से वेव निकला, वो जब P पॉइंट पे मिला तो दोनों वेव जब एक दूसरे के साथ मिल रहा है तो टाइम अलग अलग है। किसी का टाइम मान लो T1 है, किसी का टाइम मान लो T2 है। तो दो वेव जो वहां पहुंचा, अच्छा आपको याद है वेव इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a sin kx प्लस माइनस ओमेगा टी। ये है किसी भी ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन y इक्वल्स टू a sin kx प्लस माइनस ओमेगा टी। इसमें दो वेव वहां पहुंचा है फॉर टू वेव्स y1 is equals to a sin kx plus omega t, omega t1 मान लो, and y2 will be equals to a sin kx plus omega t2, ठीक है, kx plus omega t2। अब दोनों में फेज का डिफरेंस निकालना है, तो फेज तो आप इसको कहते हैं, ये कहलाता है फेज। अगर आप दोनों के फेज का डिफरेंस निकालना चाहें फॉर फेज का डिफरेंस, तो डेल फाई विल बी इक्वल्स टू, मान लो φ1 माइनस φ2 कर दो, तो φ1 में हो गया kx प्लस ओमेगा t1 और φ2 में हो गया kx प्लस ओमेगा t2। दोनों में से kx कैंसिल, डेल फाई विल बी इक्वल्स टू ओमेगा कॉमन t1 माइनस t2, डेल फाई विल बी इक्वल्स टू 2 पाई बाई t एंड साथ में डेल t। यहां पे जो फेज डिफरेंस है वो टाइम का फंक्शन है। डेल फाई और टाइम डिफरेंस के बीच ये रिलेशन होगा, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में ये रिलेशन होगा। ये रिलेशन याद रखना, आपको एसी चैप्टर में भी भरपूर यूज किया जाता है। एसी चैप्टर में अगर हमारे पास दो एसी एक दूसरे के साथ π/6 फेज डिफरेंस पे मिलता है तो बताओ टाइम गैप कितना है। तो यहां π/6 पुट करके आप टाइम गैप डेल टी निकाल ले, तो ये वहां भी आपका पूरा यूज होता है, एसी चैप्टर में भी आपका यूज हो। अभी आप ऐसे समझे कि फेज का डिफरेंस और टाइम का डिफरेंस इस तरह से रिलेटेड है। अगर दो वेव वहां मिले और दोनों वेव के मिलने के बीच का टाइम का कोई डिफरेंस हो, तो वैसे केस में फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के बीच ये रिलेशन होता है। अब दूसरा आप देखने जा रहे हैं कि अगर टाइम सेम लेकिन दोनों का जो डिस्टेंस है वो अलग अलग रहे, ठीक है, एक रिलेशन आपके पास है। अब दूसरे पे आइए, मान लीजिए S1 एक वेव था, इससे वेव निकला, S1 सोर्स था, और यहां पे एक S2 सोर्स है, इससे वेव निकला है। अब जिस पॉइंट पे मिला S1 से वो x1 डिस्टेंस पे है और S2 से वो x2 डिस्टेंस पे है और टाइम सेम है। y1 इज इक्वल्स टू a sin kx1 प्लस ओमेगा टी एंड y2 इज इक्वल्स टू a sin kx2 प्लस ओमेगा टी। सो फेज डिफरेंस between these two waves, इन दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस निकालना है। आप φ1 में से φ2 को माइनस कर दीजिए भाई, तो ये हो गया kx1 प्लस ओमेगा टी माइनस kx2 प्लस ओमेगा टी, दोनों को कर दो माइनस, तो डेल फाई विल बी इक्वल्स टू
del phi will be equals to k कॉमन x1 माइनस x2 आएगा, del phi will be equals to k कॉमन x1 माइनस x2 आएगा। आपको याद है k का वैल्यू आप लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्डा और ये होता है del x। मतलब पाथ के डिफरेंस के बेसिस पे भी पाथ का डिफरेंस अगर रहे, टाइम का डिफरेंस नहीं, पाथ का डिफरेंस, अगर पाथ का डिफरेंस है तो वैसे केस में del x del phi जो हमारा फेज डिफरेंस है वो इस तरह से रिलेटेड होता है। अगर पाथ का डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है तो यहां लैम्डा बाई 3 पुट करो, लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा फेज डिफरेंस। अगर पाथ का डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है तो लैम्डा बाई 2 पुट करो, लैम्डा लैम्डा कट गया, फेज का डिफरेंस हो गया पाई। अभी तक आप दो रिलेशन लिखे, फेज का डिफरेंस पाथ के साथ ये रिलेशन और फेज का डिफरेंस टाइम के साथ ये रिलेशन। ठीक है, हाँ। अब देखिए मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा। 11 और 12 में ये दोनों प्रॉपर्टी एक एक जगह डिस्कस करना है। 11 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज कॉल्ड बीट्स। वेव के अंदर एक टॉपिक है बीट्स फॉर्मेशन। साउंड वेव के अंदर आपको मिलता है कि अगर दो सोर्स ऑलमोस्ट हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसी, थोड़ा फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होना चाहिए, अगर आप उसको एक साथ साउंड करते हैं तो दोनों अगर एक ही ऑब्जर्वर को रिसीव हो रहा है तो समय के साथ, याद रखना, समय के साथ जो ऑब्जर्वर साउंड का इंटेंसिटी रिसीव करता है वो समय के साथ बढ़ता और घटता है, बढ़ता और घटता है, एंड दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। उसको हम लोग बीट्स कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बीट्स कहते हैं। तो टाइम के साथ जो ऑब्जर्वर रिसीव करता है ना, टाइम के साथ जो ऑब्जर्वर नेट वेव रिसीव करता है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है या घटता है। एक्चुअली एम्पलीट्यूड के बढ़ने और घटने के पीछे उसके फेज का डिफरेंस होता है जो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। यहां से इस टॉपिक से आप पढ़ते हैं बीट्स फॉर्मेशन, इस टॉपिक से आप पढ़ते हैं बीट फॉर्मेशन। ठीक है ना, बीट का फॉर्मेशन आप यहां से पढ़ते हैं। समय के साथ एम्पलीट्यूड बढ़ता है घटता है। एक्चुअली एम्पलीट्यूड के बढ़ने घटने के पीछे का कारण है फेज का डिफरेंस। फेज जब सेम फेज में आता है वेव तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जब अपोजिट फेज में आता है तो घट जाता है। तो ये है बीट्स। लेकिन अब आप 12th में जो आप अगले दिन से इंटरफ्रेंस का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो इंटरफ्रेंस एक्चुअली टाइम डिपेंडेंट वेव्स का फेज से नहीं बनता, उसमें समय सेम रहता है, ओमेगा कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव सेम होता है। वैसा वेव्स जिनका फ्रीक्वेंसी सोर्स का सेम हो, देखो यहां जो दो सोर्स है ना, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी और टाइम सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, मेनली ये बात है, फ्रीक्वेंसी सेम है। तो ऐसे सोर्सेस को जिनका फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव सेम है, वेवलेंथ सेम है, के दोनों में सेम है, 2 पाई बाई लैम्डा सेम है, उनको हम लोग कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब है वैसा सोर्सेस जिनका फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होना जरूरी है, वेवलेंथ भी सेम होगा, एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, दिस इज वेल एंड गुड। दैट टाइप ऑफ सोर्सेस आर कॉल्ड कोहेरेंट। और कोहेरेंट सोर्सेस अगर किसी पॉइंट पे आपस में मिलता है, कोहेरेंट सोर्सेस से जो वेव निकला वो अगर किसी पॉइंट पे आपस में मिलता है तो क्रिएट होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हमेशा वैसा वेव्स बनाता है जिनके बीच का फेज डिफरेंस पाथ पे डिपेंडेंट हो। इंटरफेरेंस हमेशा वैसा वेव्स बनाता है जिनके बीच का पाथ डिफरेंस कहीं मिले तो पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस को डिसाइड करता। पाथ डिफरेंस टाइम या फ्रीक्वेंसी नहीं, वो तो सेम है,
पाथ का डिफरेंस, कोई चला 7 मीटर 7 मीटर और कोई चला 9 मीटर, तो डिफरेंस इन लेंथ, डिफरेंस इन पाथ लेंथ इज 2 मीटर। कोई चला 20 मीटर कोई चला 21 मीटर, डिफरेंस इन पाथ लेंथ इज 1 मीटर। तो अगर पाथ डिफरेंस के कारण अगर फेज डिफरेंस आता है, देन इंटरफेरेंस विल बी क्रिएटेड। किसी भी इंटरफेरेंस फेनोमेनन को शो करने के लिए सोर्सेस का कोहेरेंट होना जरूरी है। बोलिए सब क्या बोल दिए? कोहेरेंट मतलब क्या? उनका फ्रीक्वेंसी सेम होना जरूरी है, एम्पलीट्यूड सेम हो, अच्छा बात है, वेवलेंथ सेम हो, जी। तो वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम होने से सोर्सेस को हम लोग कोहेरेंट कहते हैं। और कोहेरेंट सोर्सेस अगर किसी पॉइंट पे एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज कर रहा है तो इंटरफेरेंस होता है। क्या आपको ये मेरा पूरा लॉजिक समझ में आया? ये सब आपको 11 से उठा के चीज बताया गया है, 12 अभी आया नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? कोई दिक्कत किसी को?